नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो अभी हम लोग पीवाईक्यू के सीरीज में है साथियों, और इसके अंतर्गत हम लोग जो आज देखेंगे वो लेक्चर 1 को देखेंगे। और जो जून 2020 का जो पेपर हुआ था 2020 में, और शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसे हम लोग देखेंगे। और इस श्रृंखला में हम लोग अभी लेक्चर 1 की श्रृंखला में है, और ये हिंदी साहित्य का पेपर है जिसका कोड जो है 20 है एनटीए के द्वारा। तो इसी श्रृंखला में अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा है, पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का सीरीज, जिसमें आप तकरीबन 50+ लेक्चर जो है आप लोग के लिए कंप्लीट कर दिया गया है एनालिसिस के साथ ही, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। और ये सभी वीडियो जो है कंप्लीट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाइए इसे देखिए। और इसमें 10 ईयर्स के पेपर में ये जो है 2025 का पेपर, 24 का पेपर, 23 का पेपर, 22 का पेपर और 21 का पेपर आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, चेकआउट करिए, और यहाँ से कंप्लीट आप पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक के सीरीज में जा करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम साथियों चलेंगे लास्ट 60 डेज जेआरएफ बैच, जो दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके डिमांड पे मतलब आप लोग के लिए लॉन्च किया गया है, तो उसे भी जाएंगे। और इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। और क्रैश कोर्स, और जो दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम है, जो लास्ट 60 डेज को ध्यान में रख करके ये बैच जो है लॉन्च किया गया। इसमें भी आपको पेपर 1 जो है केवीएस मदान की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में केवल 1 to 10 यूनिट को आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। और जो बिगनर्स स्टूडेंट है, जो इस बार मतलब यूं ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं 25 में और 26-27 में मतलब सीरियसली एग्जाम देता है, तो उसके लिए 0 to हीरो बैच लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ अगर इस श्रृंखला में अगर हम लोग देखेंगे तो एक जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल जी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसमें उस श्रृंखला में शुक्ल बैच भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, और एकदम अच्छे तरीके से, मनोरंजक तरीके से, बिल्कुल पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, तो उसे भी आप जाएंगे और एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ इधर आप देख रहे होंगे ये सभी बैच आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम बिल्कुल एक भी पैसा आप लोग के लिए नहीं है। तो चलते हैं, इसमें आपको 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में 151 से लेकर 50 तक का जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 है, जो सभी बच्चे के लिए इक्वल है। और पेपर 2 जो हिंदी साहित्य का है वो अभी हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन को। तो चलते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ हम अगर हम जाते हैं तो 51 से क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। 51 में जब आप जाएंगे, ये कितने नंबर क्वेश्चन है, ये 30 नंबर है। ये भी अभी 51 में आप लोग जाके, और सभी आंसर को आप लोग बिल्कुल अच्छे से जवाब देंगे कि जो भी आंसर आपको यहाँ पे बताया जाएगा वो एनटीए के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर है उसे आप बताया जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और देखिए ये लास्ट क्वेश्चन की श्रृंखला में अब हम लोग आ गए हैं। तो साथियों जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ये 51 क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य का है, उस क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए 51 क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, 51 क्वेश्चन को आप लोग भी पढ़ेंगे और इसे कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 51 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द का मतलब यहाँ पे विशेषता है। इसका मतलब जब आप पढ़ेंगे व्याकरण पढ़ेंगे, ग्रामर जो हमारे इस सीरीज में पढ़ाया जा रहा है जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे, तो बिल्कुल आप उससे भी जाकर के पढ़ेंगे। तो तद्भव शब्द यानी कि तद्भव नहीं है, इसका मतलब क्या, तत्सम होना चाहिए। तो देख लेते हैं, काज तो तद्भव शब्द है, कान तद्भव है, जो हम लोग बहुत इजीली प्रयोग में लाते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका परिवार में, समाज में जो शब्द यूज होते हैं इजीली, काज, कान और आखर, ये भी है। वायु जो है ये तत्सम शब्द है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि तत्सम यहाँ पे जो तद्भव शब्द नहीं है वो कौन है, वायु है, यानी कि 51 का 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और साथ ही साथ अब थोड़ा सा हम इसमें ये बात करेंगे कि ये जो है, इसमें आप देख लेते कि काज का फिर इसका तत्सम शब्द कौन है, तो काज का तत्सम हो जाएगा कार्य।
कान का हो जाएगा कर्ण और आखर का हो जाएगा अक्षर। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि मैंने सबका तत्सम शब्द सबका मैंने बता दिया, और वायु तो तत्सम ऑलरेडी है ये, तो ये तो आपको पता ही है। चलते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 का जो है सेकेंड टाइम भी यही दिया हुआ है। तो चलते हैं आप 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग भी और जवाब दीजिए। 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। तो यौगिक शब्द है, तो कहने का मतलब जो दो शब्द को मिलकर के मतलब जिसका एक अलग मीनिंग निकलता हो, यानी कि नाक जो है ये रूढ़ शब्द है, पर जो है ये भी रूढ़ शब्द है, और कान भी है। जलद जो है यहाँ पे एक प्रकार का यौगिक शब्द है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। जलद मतलब क्या, थोड़ा सा देखिए कि जलद ही क्यों हुआ। जल प्लस द, जल मतलब पानी, मीनिंग निकलेगा पानी, और द मतलब देने वाला, देने वाला, इसका एक अलग मीनिंग निकल रहा है, पानी देने वाला। तो जलद इक्वल टू जलद, इस दोनों को अगर मिलाएंगे तो जलद बन जाएगा। पानी देने वाला को जलद कहते हैं, और ये एक प्रकार का यौगिक है, यौगिक शब्द है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो देखा हम लोगों ने तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। आपका 1 आंसर जो है सही है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, और यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4, इसमें से जो ऑप्शन सही है आप यहाँ पे टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं, और देखिए आर्य भाषा, सामी भाषा, मैंने कितने बार आप लोग को PYQ में कितने बार, आप बताइए कि ये PYQ है कि नहीं, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये PYQ। बार बार समझिए, ये मान के चलिए ना कि हर बार अगर PYQ पूछा जाता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन NTA बनाती है, तो आर्य भाषा, सामी भाषा, तत्सम भाषा, तद्भव ये शब्द से क्वेश्चन बनाती है। तो कह रहा है कि आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो मैंने बहुत डिटेल बताया था आप लोगों की कि आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन है, और जो है यहाँ पे सामी भाषा के अंतर्गत कौन कौन है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो लैटिन जो है ये आर्य भाषा है, फारसी भी आर्य भाषा है, और यूनानी तो है ही। तो इसमें अरबी जो है ये जो है आर्य भाषाओं का पार्ट नहीं है, यानी कि 53 का 1। अरबी फिर कहिएगा मैम बताइए कि जब ये आर्य भाषा नहीं है तो अरबी कौन सी भाषा है, तो ये सामी भाषा है। और सामी भाषा के अंतर्गत मैंने दो भाषा और बताई थी आपको, एक तो हफ्सी और एक इब्रानी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे। इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस आप लोग के साथ किया है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसे स्किप कर रही हूँ। चलती हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें और फिर जवाब दें कमेंट बॉक्स में। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। मतलब जो तारीख हम लोग जो बोलते हैं कि आज कौन सी तारीख है, तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सी भाषा का मूल शब्द है। तो देखिए थोड़ी सी फैक्चुअल है, तारीख जो है ये अरबी भाषा है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, लिख लीजिए तारीख इक्वल टू अरबी भाषा। अब अरबी भाषा के अंतर्गत ये तो हो गया कि 54 का आंसर जो हो गया 2 हो गया, यानी कि 54 का 2, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो अब देख लीजिए अरबी भाषा के अंतर्गत जो है और कौन कौन सी भाषा है जो पूछी आपको, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको पूछ दे। तो है तारीख, तो जानते ही हैं तारीख, आदमी, औरत, कमर, चश्मा, सब ये जो है आपको अरबी भाषा है। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसमें और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, औरत जो है पूछा गया है, ये PYQ है, ये भी आप लोग देना, औरत और ये क्या कहते हैं तारीख, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये सब PYQ है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 55 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग गौर से। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल
के अनुसार नाथों की संख्या है। नाथों की संख्या तो जानते हैं, सिद्ध नाथ परंपरा एक परंपरा थी, तो उसमें जो रामचंद्र शुक्ल जो लिखे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बुक में, उसके अनुसार आपको पूछ रहा है। बताइए कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उसको बताइए। देखिए, तो इसमें नाथों की संख्या जो है उन्होंने 9 बताया है, यानी कि 55 का 2 ऑप्शन। और थोड़ी सी अगर आप आज्ञा दे तो इसमें हम थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे। इसमें 9 नाथों के नाम कौन कौन से, ये मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फर्स्ट है नागार्जुन, सेकंड है जर भरत। ये जो 9 नाथ है इसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रही हूँ। थर्ड है हरिश्चंद्र, फोर्थ नंबर है सत्यनाथ। ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिफ्थ है भीमनाथ। 6 नंबर हो जाएगा गोरक्षनाथ या गोरखनाथ। गोरक्षा तत्सम का शब्द हो गया, और यहाँ पे गोरख जो है इसका तद्भव रूप है, गोरखनाथ। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 7 हो जाएगा आपको 7th नंबर चरपटनाथ। और 8 नंबर हो जाएगा जलंधर। और लास्ट देन मलयार्जुन। ये ध्यान पे रखेंगे। ये सभी को आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर नहीं कहिए कि मैम मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने पढ़ाया तो था बट मैंने पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, तो रिविजन नहीं कर पाए। तो अगर इस तरह से आप PYQ को डिटेल एनालिसिस 10 ईयर्स का करते हैं हमारे साथ, सभी ईयर्स का, मतलब कि 2025 से लेकर के अगर 15 तक के कर लेते हैं, 2015 तक के से 25 तक के ईयर को कर लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है मतलब हल्के टाइप का मॉडरेट जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होंगे। तो चलते हैं अब 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग भी। 56 नंबर 56 नंबर 56 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, नगर बाहिरे डोभी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहिया नरिया। ये 2 पंक्ति दे दी गई है, काव्य पंक्तियाँ, और कहती है कि ये पंक्ति किसकी है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो 56 का जो है वो कन्हप्पा की ये पंक्ति है। कन्हप्पा बिल्कुल याद करने वाली क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर लीजिए। और इतना तो हम लोग जानते हैं, ये आंसर आप लोगों ने जाना कि ये 56 का जो होगा 2 आंसर है। और इसके बारे में थोड़ी सी अगर आप कहें तो सरहप्पा को यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ, इसलिए मैं थोड़ा इस पर बात करना चाहूँगी। सरहप्पा जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, माना जाता है, ये आप लोग याद करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके PYQ आए हुए हैं सरहप्पा से। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 तो मैंने बता दिया है। चलती हूँ अब मैं 57 की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य, यहाँ पे देखिए शुक्ल जी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हर जगह, मतलब शुक्ल जी के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता है। तो कौन है रचयिता बताइए, आप लोग कमेंट करिए। तो ये जो है ये हेमचंद्र जी है। बिल्कुल देखिए पहले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे 2020 में, 20 में, 19 में, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि आपको जब तक आप डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे, मतलब क्या कहा जाए, एकदम बिल्कुल लॉजिकली आंसर मतलब तैयारी नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा नेट JRF निकलना टफ है। इसलिए कहती हूँ कि पहले PYQ को देखिए कि आपके जो NTA के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन हैं बनाए जाते हैं। 57 का जो है आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन जो है आपका सही है, यानी कि हेमचंद्र, द्वयाश्रय काव्य के रचयिता जो है हेमचंद्र जी है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये जो है द्वयाश्रय काव्य जो है ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। ये जो है
व्याकरण के उदाहरण के लिए इसे बनाया गया था। काव्य मतलब लिखा गया था के लिए। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, क्या कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ दे कि द्वैसरय काव्य की विशेषता है, तो किसकी विशेषता है, तो व्याकरण के उदाहरण के लिए विशेषता है इसकी। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। पुष्पदंत जो इसमें ऑप्शन में दिया है, इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं। तिरसठी महापुराण इनकी रचना है पुष्पदंत की। इसे पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का भवभीतु कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 2 फैक्ट्स मैं इससे रिलेटेड आपको बताया, इसे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब मेरुतुंग जैनाचार्य जो है, मेरुतुंग जो है, ये इसकी जो रचना है प्रबंध चिंतामणि। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। देखिए सब क्वेश्चन मतलब मैं आपको PYQ बता रही हूँ। प्रबंध चिंतामणि, ये मेरुतुंग चिंतामणि का है। तो ये हो गया। और विद्याधर के बारे में तो जानते हैं कि ये आदिकालीन कवि है, तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलिए इतना देखिए, एक क्वेश्चन पे मैंने कितने फैक्ट्स आपको बताए। अगर इतना ही अगर आप नोट्स करते चलेंगे तो आपको कितने बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, थीम रिपीट होंगे, टॉपिक रिपीट होंगे। इसी को कहते हैं डिटेल एनालिसिस करना, ना केवल आंसर जानना बल्कि उसके इर्द गिर्द भी तमाम जानकारी को कलेक्ट करना। चलते हैं अब 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप लोग भी पढ़िए। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है। देखिए ये भी थोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक से ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप लोग ये इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे तो अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी कि 58 का जो है ये अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ये नाम सुझाया है, बताया है। तो काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया, यानी कि अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 58 का 1। और किस पुस्तक में सुझाव दिया है ये भी आप लोग थोड़ा सा जानकारी लिख लिए। द मॉडर्न, इनकी जो पुस्तक है द मॉडर्न, एक सेकेंड, द मॉडर्न जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसकी ये पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें ये बात ऐसा जिक्र किया गया है। तो चलिए द मॉडर्न नाम अगर आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि ये पुस्तक किसकी है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी की है। और जो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का यहाँ पे आप एक नाम ध्यान की, इसके प्रेम कविता के रूप में इन्होंने रखने का प्रयास किया है। 58 का 1 आंसर आपका, ये आपका आंसर है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन। पहले देखिए क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल पूछे जाते थे, तो आपका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल डेप्थ क्वेश्चन की मांग कर रहे हैं, आपसे डिमांड किया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा आपको। PYQ तो बिल्कुल करना ही करना है। 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। आप देखिए जब निबंध की आप विशेषता पढ़ेंगे कि निबंध कैसा होता है, उसकी विशेषता क्या क्या होती है, तो नाटक की विशेषता क्या होती है, कहानी की विशेषता क्या होती है, उपन्यास की विशेषता क्या होती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि निबंध की विशेषता नहीं है, मतलब आपको अगर हाँ वाला पता है तो नहीं वाला आपको स्वतः पता हो जाएगा। तो देखिए निबंध, अन्विति निबंध तो होती है, विचारात्मक निबंध भी होती है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, आत्मव्यंजकता तो होती ही होती है, संवादात्मकता जो होती है वो नाटक की विशेषता है, ये जो है ये नाटक की विशेषता है। तो इसमें पूछ रहा है कि तात्विक की विशेषता नहीं है, यानी कि ये निबंध की विशेषता नहीं है बल्कि ये नाटक की विशेषता है। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं, जब नाटक हम पढ़ाते हैं या मतलब आप लोग को PYQ में अगर आपसे चर्चा करते तो बताते कि ये पात्र किन 2 पात्रों के बीच में ये संवाद हुए हैं। जैसे कि जब आप क्या कहते हैं
बकरी नाटक पढ़ते हैं तो मैं बताती हूँ कि अच्छा ये दोनों के बीच का ये संवाद है। तो बिल्कुल इसी तरह स्कंदगुप्त नाटक पढ़ते हैं तो बिल्कुल बताती हूँ कि ये दोनों बीच, दो पात्रों के बीच का ये संवाद है। तो संवाद का मतलब आप समझिए कि ये नाटक की विशेषता है। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 3, ये आपका आंसर है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिशंकु के नाटककार है। देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? बृजमोहन शाह। याद कर लीजिए एकदम, यानी कि ऑप्शन 3 ये आपका आंसर हो गया। त्रिशंकु के नाटककार बृजमोहन शाह है। और ये जो है त्रिशंकु जो है नाटक, ये जो है एक प्रकार का, तो ये पहले याद रखिए कि ये नाटक है। और नाटक जो है ये बृजमोहन शाह, ये तो आपके आंसर का है, ये लेखक है। और ये व्यंग प्रधान, ये ध्यान पे रखिए, ये नाटक जो है व्यंग प्रधान नाटक है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसमें जो है इसका विषय जो है त्रिशंकु का, एक सेकेंड, त्रिशंकु इसका आखिर नाम क्यों दिया गया ये मैं आपको बताती हूँ। त्रिशंकु नाटक, त्रिशंकु ऐसे एक कहानी भी है मनु भंडारी का, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में नहीं है, एनटीए के सिलेबस में शामिल, बट त्रिशंकु एक कहानी भी है। तो त्रिशंकु नाटक जो है इसमें इसका जो विषय जो है ये आप लोग ध्यान पे रखिए क्यों दिया गया। इसमें त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट किया गया, यानी कि व्यंग्य किया गया है, चोट किया गया है। त्रिशंकु का मतलब ये हुआ कि कोई भी बात जो है, कोई भी विचार जो है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट जगह पे नहीं है, कहीं ना कहीं वो मतलब लटक रहा है हवा में। तो उसी तरह मतलब इसमें ऐसा विषय बनाया गया है, मतलब लेखक के द्वारा, बृजमोहन शाह के द्वारा, कि इसमें व्यक्ति के जो मूल्य है, वर्तमान मूल्य है, वो कहीं ना कहीं मतलब स्पष्ट नहीं है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, बिल्कुल मतलब बीच में है, डायलेमा में है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इनका ऐसा ही विषय बनाया गया है, मतलब उसमें, इसलिए इसमें व्यंग नाटक के रूप में मतलब उन्होंने लिखा था, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब आज का 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? देखिए ललित निबंधकार तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, कुबेरनाथ राय जी भी है, विद्यानिवास मिश्र जी है, रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो ललित निबंधकार नहीं है, यानी कि 61 का जो है 1 आंसर आपका सही हो जाएगा। ये तो अब ये तो सबसे पहले बात, अब ललित निबंधकार का लिख करके और बगल में आप लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय जी और विद्यानिवास मिश्र जी, सभी ललित निबंधकार है, मतलब ललित निबंध लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मैम बताइए कि ललित निबंध कहते किसको हैं? ये तो हो गया कि ललित निबंधकार तब ना जब ललित निबंध होते क्या हैं। ललित निबंध ऐसे निबंध को कहा जाता है जिसकी विशेषता जो होती है, ये निबंध आत्मपरक, विषय प्रधान और व्यक्तिनिष्ठ होती है, व्यक्तिनिष्ठ, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो है ये 1940 के बाद हुई थी, शुरू ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे 1940 के बाद। तो ललित निबंध के बारे में तो हम लोग ने जानेंगे कि ऐसे निबंध जो आत्मपरक हो, विषय प्रधान हो और व्यक्तिनिष्ठ जिसकी विशेषता हो, वही ललित निबंध के कैटेगरी में है, ये हम लोग जाने। और इसके लेखक कौन कौन से हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ राय जी हैं और विद्यानिवास मिश्र जी तो है ही। और इसी ललित निबंध में इन्होंने लिखा है अशोक के फूल, जो इनके निबंध है अशोक के फूल, ये भी आप लोग ध्यान पर रखिए, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एक तो अशोक के फूल है, सेकंड है कूटज इसके बहुत अच्छे निबंध हैं।
कूटज इनके निबंध में इसलिए है क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि ये आत्मपरक या व्यक्तिनिष्ठ है, तो कूटज जब उन्होंने तब लिखा था जब मतलब ये एक प्रकार का ऐसा निबंध है जब मतलब ये जेल में थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तब जाकर के इस निबंध को उन्होंने लिखा था कि कैसे मतलब क्या कहा जाए, मतलब हर समाज के हर वो सत्ता से मतलब वो क्षेत्र में मतलब कैसे व्यक्ति को संघर्ष करना होता है, उस संघर्ष को उन्होंने कूटज के नाम से निबंध के रूप में लिखे थे। कूटज यहाँ पे एक वृक्ष का नाम है जो बिल्कुल मरुस्थली जगह पे, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, मिट्टी सही नहीं है, फिर भी अपने आप को कैसे बनाए रखा हुआ, जीवित रखा हुआ, इसलिए उनका खुद की संघर्ष को उन्होंने कूटज के रूप में लिखा है। तो कूटज हो गया, और आलोक पर्व, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इनके 3 पर मतलब ये सभी निबंध हैं इनके, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? देखिए, ये तो जानते हैं कि ये परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं, ये तो बिल्कुल आप लोग को पता है। ये कितना बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, यानी कि 62 का जो आंसर होगा वो 4 आंसर सही होगा। ये आंसर आपका सही है, परीक्षा गुरु। बहुत हल्की क्वेश्चन है और आप लोग को उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी, हम ऐसा आशा करते हैं। और ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये 1882 का उपन्यास है और इसके लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास है। लाला श्रीनिवास दास। इतना बार आप लोग लिखिए ना कि आपको बिल्कुल लिखते लिखते याद हो जाए। पढ़ने का एक तरीका ये भी है। और भाग्यवती तो आप लोग जानते हैं कि ये 1877 की रचना है, उपन्यास है। इनके लेखक जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, श्रद्धाराम फिल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी ये 1886 के रचना है और इनके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट, ये आप लोग ध्यान पे। और रहस्य कथा ये 1879 की रचना है, उपन्यास है और इनके लेखक भी बालकृष्ण भट्ट ही है। बालकृष्ण भट्ट। बिल्कुल आप हमारे साथ ही बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप छोड़ दिए तो बिल्कुल आप पीछे हो जाएंगे, ये ध्यान पे रखिए आप। 62 का जो आंसर है वो 4 है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? मतलब देखिए, ये विषय वस्तु से क्वेश्चन पूछ ले कि जो कोई ऐसा उपन्यास है जिसमें ईरान का मतलब पृष्ठभूमि पर मतलब जो ईरान की जो क्रांति है, मतलब वहाँ पे रक्त का रंजित क्रांति, उसका वहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो ऐसा पूछ रहा है कि किस उपन्यास में हुआ है? तो ये 7 नदियाँ एक समुंदर जो उपन्यास है उसमें ऐसा मतलब जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। और ये उपन्यास किसका है? तो नासिरा शर्मा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा का ये उपन्यास है जिसमें ईरान की पृष्ठभूमि पे उपन्यास लिखा गया है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। अब आप चलिए थोड़ा सा इस पे अगर बात करते हैं, परमिशन देंगे तो इस सब के बारे में मैं बता देती हूँ कि लाल पसीना किसका है। तो ये अभिमन्यु अनंत का है। ये फैक्ट्स थोड़ी सी अलग है। वे दिन निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा। इसके लेखक है निर्मल वर्मा। और दूसरी तरफ के जो लेखक हैं, रचनाकार महेंद्र भल्ला। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। देखिए कितना मैं मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए, मतलब पहले कंटेंट को इतना कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाती हूँ, बताती हूँ, इतना डिटेल एनालिसिस करती हूँ, और तब फिर अगर आप लोग इसे मतलब नहीं देखेंगे, पास नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाने का मेरा व्यर्थ होगा। तो चलते हैं अब 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि सीता हरम तात जनी कहेऊ पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कही कही दशानन जाय। ये दो पंक्ति है। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? देखिए ये जो पंक्ति है इसमें आपसे ध्वनि पूछ रहा है। तो इस पे मैंने बात किया है लक्षणा ध्वनि और मूला ध्वनि करके। तो चलते हैं अब उसे मैं बता देती हूँ कि आप बताइए कि इसमें कौन सा मतलब ध्वनि का प्रयोग है। यानी कि 64 का ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। तो इसका जो है इस जो उदाहरण दिया गया इसमें ये ध्वनि अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का प्रयोग किया गया, यानी कि 64 का 1 आंसर। तो आप लोगों ने देखा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? देखिए ये पंक्ति अगर आप पढ़े होंगे तो ये रामचंद्र शुक्ल जो है उनकी ये पंक्ति है। और ये पंक्ति जो है चिंतामणि भाग 2 के निबंध से लिया गया है। के निबंध से ये लिया गया। और इसमें जो प्राकृतिक दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य ये लिया गया है पंक्ति। नाम इसके जब आप पढ़ रहे होंगे तो इससे लग भी रहा होगा कि प्राकृतिक का वर्णन है। मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले वन, ये सब सारी भूमि मतलब देश के अंतर्गत ही रखने का प्रयास किया गया है। तो ये प्राकृतिक दृश्य लिया गया है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी। ये जो पंक्ति ली गई है रामचंद्र शुक्ल के जो चिंतामणि भाग 2 के निबंध संग्रह है उससे लिया गया। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़िए आपको 66 नंबर कौन सा सही नहीं है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। ये सही है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है, बिल्कुल अलग होते हैं। कवि और चित्रकार में भिन्नता तो बिल्कुल रहेगी ही रहेगी। प्लेटो के अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार, मतलब प्लेटो जो है अनुकरण को मतलब कलाओं की एकता का सामान्य आधार मानते हैं। तो ये भी सही है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। ये अनुकरण मात्र जो हो गया ना, ये अनुकरण मात्र, ये आपके स्टेटमेंट को पंक्ति को गलत कर रहा है। यानी कि 66 का जो है 4 ऑप्शन जो है आपका आंसर सही है। यानी आपसे पूछ क्या रहा था कि इसमें सही नहीं है, कौन सा पंक्ति जो है सही नहीं है। तो ये तीनों पंक्ति सही है, 1 2 3। 4 जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने कहा प्लेटो के अनुकरण के सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, मात्र शब्द लगा दिया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है आपको। ये 4 पंक्ति दिया है, इसमें से आपको एक कोई जो है सही होगा, बाकी सभी गलत होंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बहुत मतलब निश्चय शांत होकर के पढ़िए, तभी आप इसके आंसर सही आंसर तक जा पाएंगे। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण। सबसे पहले तो साथियों, अगर आप हमारे PYQ से सिलेक्शन के सीरीज को देखे होंगे तो इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने क्वेश्चन वाले सीरीज में मैंने ये बताया है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है ये वर्ड्सवर्थ की रचना नहीं है, बल्कि ये कॉलरिज
की रचना है। तो ये तो पहले गलत हो गया, और आपको इसमें सही पूछ रहा है तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ की रचना नहीं है, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की रचना है। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था, और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का यह महत्वपूर्ण कारण था। ये भी जो है गुरु शिष्य संबंध था, कल्पना के दोनों समयतक्य, ये सब जो पंक्ति है ये गलत है। कॉलरिज के अनुसार किसी कला की कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। ये पंक्ति थोड़ी सी पॉजिटिव लग रहा है, मे भी हो सकता है कि ये सही हो। कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते, आलोचना की भूमिका में नहीं। देखिए, आलोचना की भूमिका में भी मतलब कल्पना जो होता है दोनों में होता है, काव्य सर्जन के लिए भी और उसकी भूमिका में भी होती है। तो ये लाइन भी गलत है। और ये कॉलरिज के अनुसार किसी कला की कृति का मूल्य उसकी कल्पना में ही होती है, उसके बाहर नहीं। ये बिल्कुल पॉजिटिव लाइन है, यानी कि 67 का जो है वो 3 ऑप्शन सही है, क्योंकि आपसे सही ऑप्शन की मांग कर रहा था, पंक्ति की मांग कर रहा था, यानी 67 का 3 ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। तो जानते हैं कि किस पे था, हम लोग तो पढ़े हैं, पूना पैक्ट पढ़े हैं। तो अहिंसा के दोनों पुजारी थे, करुणा दोनों में थी, लोकतंत्र के पक्ष में दोनों बात रखे। अलग मतदाता सूची जो था कि मतलब जो SC वर्ग है, SC ST वुमेन्स वर्ग जो है, मतलब SC ST वर्ग को मानिए ना कि दलित वर्ग जो है, उसके लिए उन्होंने कहा था कि बिल्कुल पृथक निर्वाचक प्रणाली होनी चाहिए, और उनको मतलब जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनके मतलब बिल्कुल उनके प्रतिनिधि और जो वोट देने वाले, वोट जिनको दिया जाएगा, दोनों जो है वो SC समुदाय से होनी चाहिए, मतलब सेम कैटेगरी से होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा, अंबेडकर जी ऐसा मानते थे, और उनके लिए उन दोनों के बीच में काफ़ी टकरार भी हुआ। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास, तो ऐसा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो इनको मतदाता सूची का जो बात था उसमें ऐसा कि दोनों के विचार मतलब अलग थे, ये आप लोग को ध्यान पे होगा। तो चलते, ये थोड़ी हल्की कोई प्रकृति के क्वेश्चन थे, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यानी कि 68 का जो है 2 आंसर आपका सही है, मतदाता सूची। तो चलते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता, देखिए उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। मतलब उत्तर आधुनिकता तो आप जानते हैं कि आधुनिकता की आगे की ओर जो बढ़ने वाली सतत प्रक्रिया है उसको उत्तर आधुनिकता कह सकते हैं। तो वर्तमान एरा को भी आप कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता का ही एक पार्ट है, हम लोग जी रहे हैं उत्तर आधुनिकता के एरा में ही जी रहे हैं। तो विकेंद्रीयता तो है, विखंडन भी है, स्थानीयता भी है, तभी तो हम लोग लोकल की बात करते हैं, लोकल टू वोकल। और देखिए, एक तरफ विकेंद्रीयता है, दूसरी तरफ केंद्रवाद है। या तो ये आंसर सही होगा या तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इसमें उत्तर आधुनिकता जो है वो केंद्रवाद का समर्थन नहीं करता है, यानी कि 69 का 2 ऑप्शन सही है, आपका 2 ऑप्शन सही है। तो उत्तर आधुनिकता का मीनिंग ही निकलता है इसका, अगर आप पढ़ेंगे उत्तर आधुनिकता के विचार को, तो इसका मीनिंग निकलता है विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है। ये विकेंद्रीकरण की सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। तो विकेंद्रीकरण का जब ये सतत प्रक्रिया है, लगातार की प्रक्रिया, तो केंद्रवाद कैसे होगा इसके केंद्र में। तो 69 का जो है 2 ऑप्शन जो है मतलब आपका सही है। चलते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था। मतलब ये अनस्थिरता शब्द जो दिया गया था, ये पूछ रहे हैं आपसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो स्थिरता शब्द जो है किस लेखक से ऐसा हुआ था। तो 70 का जो है ये बाल मुकुंद गुप्त के जब वो लिखे थे तब उनसे ऐसा विवाद शुरू हुआ था, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि 70 का 2 ऑप्शन सही है।
मैं यहाँ पे भी टिक लगा देती हूँ और यहाँ पे भी टिक लगा, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। जो भी साथियों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कर हमारे टेलीग्राम चैनल जोश नेट JRF के जो टेलीग्राम है उससे जुड़ जाएं। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही साथ जो हमारे 10 इयर्स जो पेपर है कराए जा रहे हैं उसे आप लोग कंप्लीट देखें, जिसमें 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 के पेपर को कंप्लीट कराया जा चुका है। तो इसे आप जाएं और कंप्लीट श्रृंखला को, सीरीज को देखें। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों को भी शेयर करें, सजेस्ट करें, उनसे बोलें। और कोई ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ तक भी आप अपने इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल किसी हिचकिचाहट के बिना। और एक बात ये नहीं समझे कि अगर आप शेयर करेंगे तो आपका कंपटीशन हार्ड हो जाएगा, आपको उनसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छे चीज़ों का शेयर करना चाहिए, ये हमारा मतलब क्या कहते हैं इथिकल वैल्यू है कि कोई चीज़ अगर अच्छा है तो उसे हम अच्छे लोगों तक पहुँचाएँ, दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो बने रहिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस बार दिसंबर में बिल्कुल JRF कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।